दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं हमारी बगल वाली खिड़की में हिमांशु भाई बैठे हुए हैं, तो बातचीत सीधी शुरू कर देते हैं। हम लोग आज मुद्दे पे आ जाते हैं। पहला मुद्दा जिस पर हम आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं और हिमांशु भाई से पूछना चाहते हैं, अचानक से देश में प्रधानमंत्री ने कहा शाम को 5 बजे आने का, उन्होंने जो है उनकी घोषणा हो गई। तो इस देश में बहुत सारे लोगों को एक बार फिर से डर भी लगा कि अब पहले 8 बजे आते थे तो डंका बजा के चले जाते थे, 5 बजे आएंगे तो पता नहीं क्या क्या बजा के जाएंगे। खैर, पर उसमें कुछ बजा नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। यही था कि अब जब आपके पास ज्यादातर कहने के लिए कुछ नहीं बचता है तो आप फिर भी जो है अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर कुछ ना कुछ शोशाबाजी कर लेते हैं। वैसा ही कुछ मामला रहा, लेकिन उसमें जो बातें की गई उस बात को समझना, ठीक से डिकोड करके फिर आप तक खोल के रखना हमारा जिम्मा है। आज के अखबारों में देश के हर जगह पे आपको मिलेगा कि हेडलाइंस है कि देश में अब बचत उत्सव जो है वो शुरू कर दिया गया है ना। नवरात्रि की पूर्व संध्या को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और एक नया मंत्र दिया। अब देखिए, मोदी जी हैं, ऋषि तुल्य हैं, तो नए नए मंत्र देते रहते हैं। तो नागरिक देवो भव, अब इस पर जो है तालियां बज रही है, कहा जा रहा है कि ये एक नया मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, लेकिन बात ये जो मुझे खटकी वो है, मैंने इसलिए हिमांशु कहा इस पर आपकी बात हमको समझनी पड़ेगी। पहली नवरात्रि है, सभी को नूतन पर्व की जो है आप सबको ये पवित्र पर्व की शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को। लेकिन ये बचत उत्सव क्या है हिमांशु? मतलब उत्सव तो वो होता है जो शुरू भी होता है फिर खत्म भी हो जाता है। तो ये जो नए स्लैब बने हैं 5% और 18% वाले, ये अभी बने हैं, तो क्या ये खत्म हो जाएंगे? उत्सव कैसे है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो हमारा अभी वो तनाव चल रहा है, तो स्वदेशी चीजों, अच्छा स्वदेशी अगर आज ही खरीदनी है तो 11 साल पहले क्यों नहीं खरीदनी थी? और 11 साल पहले क्या हम कुछ स्वदेशी करते भी थे कि नहीं करते थे, ये भी समझना है। ठीक है, फिर कहा कि दिवाली का पर्व आ रहा है तो आनंद उत्साह के साथ इसको आप मनाएं, इसलिए जीएसटी टैक्स में जो है उसकी कमी की गई, कटौती की गई और डबल बोनांजा की बख्शिश जो है देश को दी गई है। और फिर वही जुमला वाली बात है कि शक्ति और उपासना के पर्वों के चलते वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। तो 2016 में क्या साकार हुआ था, 17 में क्या साकार हुआ था, मैं समझना नहीं चाहता हूं। जीएसटी कम होने से 99% चीजें वो सस्ती मिलेगी। तो अगर ये आज कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जीएसटी में कमी होने से लोगों को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम का फायदा होने वाला है और देशवासियों के लिए आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा टैक्स करेक्शन है। यार मुझे समझा दो, ये मेरी समझ से बाहर है। दर्शकों को और मुझे दोनों को समझा दो भाई, ये कौन सा उत्सव है और क्यों अभी मनाया जा रहा है, और इससे मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर से कौन सी नई टॉपी पहनना चाहते हैं, ये बता दो यार। नमस्कार, द मयूर जानी ऑफिशियल के दर्शकों को, आपको सभी को जो कोई ये कार्यक्रम देख रहा है। स्वदेशी की बात अगर मैं करूं तो मैं समझ सकता हूँ। ये चश्मा मैंने रेडी रेकड़ी वाले से खरीदा है, 100 रुपये का चश्मा है। वो बावलगी और मोरवाड़ो और ये सब घड़िया, ये सब मैं नहीं पहनता, मेरी औकात भी नहीं। करो नंबर का लेंसेज है, ये भी मैंने एक लोकल दुकान से खरीदा है 200 रुपये में। ठीक है, इसीलिए तो तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो। नहीं, पॉइंट ये है कि आप स्वदेशी की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है कि बोर्ड लगाओ स्वदेशी। अब स्वदेशी बोर्ड लगाने से पब्लिक के हाथ में पैसा आ जाएगा जो वो स्वदेशी वाली दुकान से जाके खरीदेगा। सवाल लॉजिकली ये है, लॉजिकली स्वदेशी है, बराबर है, स्वदेशी का सबको अभिमान है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों चीजें स्वदेशी ही है, ये कोई इंपोर्ट की गई चीज नहीं है, दोनों चीजें रेडी रेकड़ी से खरीदी गई। ये लेंस वाला इसलिए थोड़ा महंगा है, नंबर वाला है इसलिए। ये रूटीन है तो 100 रुपये का है, बराबर है। मेरी जो मुझे आंख में वो करना है, धूप में जाना है तो मुझे बचाता है, तो स्वदेशी है। मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए कहने के लिए कि स्वदेशी खरीदिए या ये धर्म में मानिए। मुझे पता है, बराबर है, मुझे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं चाहिए ये कहने के लिए। मुझे मेरे
परिवार ने संस्कार मुझे दिए। मैं जी। खाना भी स्वदेशी ही खाता हूँ। मैं ज्यादातर शाम को खिचड़ी ही खाता हूँ, जो राष्ट्रीय खुराक है स्वदेशी है। मैं कोई जी। चाइनीज खाना खाने नहीं जाता हूँ, या इटालियन, या आई मीन ये क्या बोले, कॉन्टिनेंटल, या ये सब हाँ, मिडिल ईस्ट वाला ये जो रेस्टोरेंट बने होते हैं उसमें मैं नहीं जाता। हाँ, हाँ। ठीक है। जी, या बिल्कुल। रास्ते पे पाव भाजी खाता हूँ, वो भी स्वदेशी है, मुंबई की है। हुँ। तो स्वदेशीकरण की बातें कोई पार्टी मुझे सिखाएगी, ये मुझे मुझे आई मीन मुझे नहीं जचता नहीं है कि कोई पार्टी मुझे बोले कि आप स्वदेशी कीजिए। ठीक है, आप अपना कहिए, आपका पॉलिटिक्स जो भी है। हुँ। पॉइंट ये है मयूर कि आप डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। बचतोत्सव कब होता है? बचतोत्सव हुँ। तब होता है जब आपके पास कुछ पैसा नौकरी में से आपके पास, या जो भी आप काम करते हैं, व्यापार, रोजगार, धंधा, जो भी, उसमें से कुछ पैसा बचता है, आप बैंक में डालते हैं, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगी, तो पैसा बचतोत्सव है। इधर तो आप जी। हमारा पैसा लेके ये निखिल मर्चेंट को देने वाले हो, शिप बिल्डिंग के धंधे में, जो धंधा ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका है। जी। तो कौन सा बचतोत्सव? हम बचत करें और निखिल मर्चेंट उड़ाए, वो बचतोत्सव है? सही बात है। बाद में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा देगा, कौन सी पार्टी को देगा ये आप तय करें, मुझे नहीं करना है। बराबर है? तो कौन हाँ। सा बचतोत्सव भाई साहब? तो हुँ। ठीक है, अखबार लिखते हैं बचतोत्सव। बचतोत्सव क्यों कहा जाता है, इसको ये भी समझना पड़ेगा कि सभी चीजों के दाम घटे हैं। कौन से चीजों के जी। दाम ज्यादातर घटे? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखने जाए तो 10 से 15% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। फेस्टिवल डिमांड जी। भी, तो देखिए ये जो होता है ना, 10-15% वैसे भी डिस्काउंटेड चलता है जी, फेस्टिवल बिल्कुल, के दिनों। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्सटाइल्स में, मैन मेड यार्न फाइबर्स में 18 से 5% की तरफ ले गए, तो वो तो यूएस टेरिफ का जो मामला है, जो एक्सपोर्ट्स वगैरह है, उसको ले जाने के लिए आप कर रहे हो। ठीक है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उसमें भी सपोर्ट फार्मर्स इम्प्रोवाइज। अरे भाई, फार्मर्स को कहाँ सपोर्ट करने की बात आती है? यहाँ तो ये ऑप्टिमा और ओरेवा जैसी कंपनियां कांग्रेस के शहर प्रमुख को मिला के उसकी जमीनें ले जा रही, तो वो चलाएगा कहाँ पे ये फार्म इक्विपमेंट्स? जी, बिल्कुल। बराबर। तीसरा आता है ऑटोमोटिव, स्मॉल कार, मोटरसाइकिल, 28 से 18%, 25% ट्रैफिक बूस्ट ऑन सेल्स प्लेटफॉर्म्स, हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स फॉर न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। वो जो हुँ। पैसा बचेगा, इसका सब जो इकोनॉमी है रूरल बेल्ट्स में होता है, ज्यादातर मोटरसाइकिल वगैरह रूरल बेल्ट्स में ज्यादा चलती है। तो अब वो वहां पे, अब बारिश का आप डेटा निकाल लीजिए, खरीफ का डेटा निकाल लीजिए, तो क्या बचता क्या है? कौन सी, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ, इनके जो अधिकारी जो है इनके साथ, जी। नीति आयोग वाले या जो भी है, इनको सही तरीके से मार्गदर्शन क्यों नहीं देते हैं? और अगर वो अधिकारी सही तरीके से मार्गदर्शन देते तो उनको ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? फिर बात आती है इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर, लाइफ हेल्थ पॉलिसीज 18 से 0%, फुल पास थ्रू बेनिफिट्स, पीएसयू इंश्योरेंस। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि इंश्योरेंस और इनका तो पैसा अल्टीमेटली लगता है स्टॉक मार्केट में भाई, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी वो पैसा लगता है तो स्टॉक मार्केट में। तो पैसा आप स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, डीआईआईज आपके एफआई के सामने टिक सके, तो ये खिला हुँ। तो वो है। समझने के, मैं एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट ये सब देखता हूँ। देखिए, बिल्कुल। एक नागरिक के तौर पे अलग चीज है, नागरिक समझेगा ये बचतोत्सव, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट। तो हुँ। मैं वो कहते हैं ना गुजराती में कहावत है, दूध माथी कूड़ा काटवाना, मेरा काम यही है। अब आपको हाँ। पसंद है ना, ये मुझे पता नहीं, आप सोचेंगे नेगेटिव है, भले नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। मैं तो बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट ये सोचता हूँ। रियल एस्टेट, सीमेंट रिड्यूस्ड ओवरऑल अपार्टमेंट 1% प्राइस डिप, मॉडेस्ट रिलीफ। अब यार 1% प्राइस डिप मतलब 1 करोड़ का जो फ्लैट है उसमें 1% प्राइस डिप मतलब कितना हुआ? एक यार, पैसे के मामले में मुझे पता है, मेरा दस गणित दस बहुत हजार खराब है। नहीं नहीं 10,000 रुपया आपका कम हाँ, हो रहा है, बराबर है? हाँ, हाँ, ठीक है, 1 करोड़ है हाँ। तो आपका 10 लाख, 1 लाख रुपया आपका कम हो रहा है। 1 करोड़ के 1 लाख फ्लैट कम में हो गया। 1 लाख कम होगा, मतलब 99 हाँ, लाख का फ्लैट आएगा। अब वो कोई रातों रात, मतलब ऐसा तो प्राइस डीप नहीं हुआ है ना। अब 1 करोड़ जो खर्च रहा है उसके लिए 1 लाख क्या मायने रखता है? नहीं, कुछ नहीं। बराबर है। जो बिल्कुल। 25 लाख खर्चता है उसको उसमें मान लीजिए 25,000 का वो मिलेगा, तो 25,000 में वो खर्च करेगा, क्या करेगा? वो सोफा वोफा लेगा। हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्म 18 to 25% में से 5%, एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर माइनिंग फोस्टर्स इनोवेशन। नौकरियां कहाँ है? ये मत पूछो।
नौकरियां होगी तो हाथ में पैसा होगा ना भाई। जब नौकरियां ही नहीं है, हाथ में पैसा ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा बंदा। ये जितने भी आप ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब देखते हो, उनका मतलब हाल ये है आज कि पैसा नहीं है। आप ये जो भी ये यूट्यूब वगैरह आ रहा है इनकम, वो बहुत कम सोर्सेज में से आ रहा है, सभी के पास पैसा नहीं है भाई। तो पैसा ही नहीं है तो आप क्या करोगे। अब पैसा कमाने के लिए लोग विदेश जाते हैं, तो वहां से मुद्दा वहां भी, आता है H1B वीजा का। हाँ वहां भी वो बूच लग गया, बूच मार दिया वहां पे। बराबर है। हम्म। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी H1B वीजा के भारतीय लोग। हाँ लेकिन गुजराती उसमें बहुत कम है, भारतीय है लेकिन गुजराती कम क्यों है, उसका कारण है, समझाऊं मैं आपको कि इंडिया 71% ऑफ H1B वीजा शेयर्स अकॉर्डिंग टू 2024। ज्यादातर जो अप्रूवल्स हुए वो इंफोसिस, TCS, हैदराबाद के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। चाइना 10 से 13%, रिसर्च रोल्स, बेजिंग ग्रेजुएट्स, आईटी इंडस्ट्री 66%, अमेजॉन, गूगल, कॉग्निजेंट एंड टॉप एम्प्लॉयर इज अमेजॉन 12% के साथ। अब उसमें भी अगर हम देखने जाए बाय कंट्री बाय कैटेगरी सब करें, तो परिस्थितियां ये है कि बाय कंट्री इंडिया 60,000 to 85,000 visas in financial year 24. Indian professionals dominate due to countries' growth, STEM, education, and IT workforce. ये China मैंने second largest. पाई लगा दी है, 2013. देखो बगल में हाँ पाई लगा दी मैंने, ये लगा दिया चार्ट। हाँ बराबर है। तो जब आपने डेटा दे दिया है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से जो बंदे वहां चले जाते थे नौकरी के लिए, अब उनको तो 88 लाख रुपीस कंपनी को पर प्रोफेशनल खर्च करना है वहां। या मान लीजिए कोई छोटा मोटा धंधा करने के लिए भी जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट इतना करना है। जो गोल्डन वीजा है वो तो आपका 1 करोड़ के आसपास का है। अरे 10 तो लाख डॉलर है। हाँ हाँ, मतलब 10 लाख डॉलर है तो 8 करोड़ हाँ। रुपया तो वो चला गया आपका। तो पहले तो 8 करोड़ आपको वो खर्चना है, 8 करोड़ 80 लाख मतलब 9 करोड़ रुपया तो आपको वो खर्चना है। तो भाई साहब यहाँ पे नौकरियां नहीं है। गांधीनगर में यहाँ पे लोग नौकरियां मांगने अक्सर जाते हैं। 6,000 की नौकरियां आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये वो, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे चुटियां काटी जाती है, उनको उस तरीके से वहां पे इंजर किया जाता है कि वो किसी को दिखा भी ना सके। और आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि नौकरियां दोगे। और ये बहुत ही विशेष सर्कल है, समझने की कोशिश कीजिए। आपका डिमांड ड्रॉप हो चुका है, आप डिमांड रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है अक्टूबर के आंकड़े जब आएंगे तब हम कंपेयर करेंगे जब इसके जीएसटी के आंकड़ों के साथ, तो उसमें डेफिनेटली वो एट पार नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि तब तक अगर ये H1B वाला मामला है जिसमें जो समस्याएं शुरू हुई है, तो वो वर्कफोर्स भी जो पैसा खर्च करना है या उसके चलते जो मान लीजिए कि कोई टीम लीडर वहां पे बैठा वही नहीं रहेगा तो उसकी टीम भी वो हो जाएगी। और उसमें आप AI वगैरह डाल देंगे तो अर्बन स्पेंडिंग पे भी मैं बहुत बड़ी इसकी असर देख रहा हूं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं हिमांशु कि ये बचत उत्सव नाम का जो एक टैग दे दिया गया है, एक बार फिर से हमारे सबके कपाल पर जो है इसको लगा दिया गया है, ये बचत उत्सव से भी जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो इंटरनल इकोनॉमी है हमारी वो सर्वाइव भी हो जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी और स्वदेशी का नारा जो दिया गया है वो चल पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपको उसकी उम्मीद कम है। ये दोनों चीजें स्वदेशी है। वो तो समझ गया यार, इसका जवाब दो। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। जो डिमांड है आपकी बेसिक डिमांड, वो बेसिक डिमांड मार्केट में एक इन्वेंट्री होती है। अब वो इन्वेंट्री में सब चीजें रातों रात भारत में नहीं बनेगी। हाँ ये बात तो है। वो कहां से लाएंगे आप अगर कल को मान लीजिए एक मोटरसाइकिल बनाते हैं उसमें कुछ पुर्जे इंपोर्टेड लगते हैं सपोजिंग, बराबर है, तो वो इंपोर्टेड पुर्जे रातों रात आप कहां से लाएंगे, आप मुझे बताइए। चलिए, तो स्वदेशीकरण कैसे हो गया रातों रात? हाँ, वो मोटरसाइकिल बेचने वाला बोर्ड मार देगा स्वदेशी का ठप्पा मार के, ऐसा करेगा, ऐसा राउंड कुछ स्टैंप, वो भी आएगा। अभी वो भी पार्टी कुछ भेजेगी कि ऐसा ठप्पा लगाना है, कुछ आएगा। व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ चलता रहता है इनका, तो आ जाएगा। लेकिन वो ठप्पा आप लगा दिए, उससे क्या होगा जी? बचत है लोगों के पास, हाथों में पैसा। आप जाके देखिए, नवरात्रि के दिन चल रहे, नवरात्रि में कितनी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है ऑर्गेनाइजर्स को। ये पासिस के भाव क्यों बढ़ा दिए?
जी स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही, ट्रेडिशनल जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स थे वो खत्म हो चुके हैं, वो लोग ज्यादातर डिजिटल उस पे चले गए हैं, तो स्पॉन्सरशिप्स नहीं आ रही है चाहिए उतनी, जी या तो डिस्काउंटेड रेट में आ रही है, इसलिए तो 15,000 के आपके पास बिक रहे हैं बॉस। जिसको खेलना है डांडिया वो पैसा दे, क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही है। जो आपने किया है पूरा मचान खड़ा किया है वो तो आपको करना ही है 9 दिन के लिए। अब उसमें बारिश आ गई तो गेम खत्म, तो बारिश आ गई तो 15,000 मांगने वाला वापस नहीं जाने वाला है ना, स्पॉन्सरशिप वाला तो वापस आपको स्पॉन्सरशिप मांग लेगा, तो आप वो स्पॉन्सरशिप जो भी 20% कमा लिया, यहाँ तो 15,000 गए भाई आपके। तो ये क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश की। ये इसीलिए हो रहा है, पहले के जमाने में पासिस के भाव कम थे, स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिल जाती थी आपको, अब स्पॉन्सरशिप कम मिल रही है इसलिए पासिस के दाम ज्यादा है। और पासिस मांगने वाले क्या करेंगे, कौन सा हल्ला करेंगे, बोलेंगे तुमको जरूरत थी तुम आए भाई, हमने अब वेदर का तो हमने ठेका लेके लिया नहीं है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल भी बनते जा रहा है कि वेदर से डिसरप्ट हो गया, 20-30% बना लिया साल का स्पॉन्सरशिप लेके, 20-40 लाख बना लिया, बात खत्म। और उसमें भी कौन सा जीएसटी के ब्रैकेट में डालने वाले हैं, ज्यादातर कैश लेंगे। तो सीधी सी बात है, वो तो यही मामला चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, बचत उत्सव कब होता है, जब आपके हाथ में पैसा हो, डिस्पोजेबल इनकम हो। इधर टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिसरप्शन आने वाला है, यहाँ अभी तो H1B वीजा पे आपने ये देखा है, कल को मान लीजिए टैरिफ लगता है उन कंपनीज के ऊपर जो अपना वर्क आउटसोर्स कर रही है इंडिया में, मान लीजिए 15 दिन में ऐसा कुछ निर्णय आ गया यूएस है ना, हायर एक्ट आ रहा है, वो भी तो है वहां से, अमेरिका से। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि अगर वो आ गया तो आपके कॉल सेंटर्स तो मतलब खाली हो जाएंगे, आपके कॉल सेंटर शिफ्ट हो जाएंगे वियतनाम वगैरह। जैसे डिसरप्शन आया रिटेल में कि पहले आपकी दुकानें चलती थी मोहल्ले की, बाद में आया मॉल अब खत्म हो गया, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी ब्लिंकिट जब तो आपको 10 मिनट के अंदर घर के अंदर माल पहुंचा देता है, तो मॉल्स भी अभी खंडर हो गए। तो यही चीज टेक्नोलॉजी में आ रही है, और उसके ऊपर टेक्नोलॉजी में जिस तरीके का पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो आ रहा है, तो उसमें तो 1000 लोगों की जगह पे आपको 10 लोग ही चाहिए, बाकी के 990 तो काम के नहीं रहेंगे। तो वो डिसरप्शन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन आपका अर्बन स्पेंडिंग भी खत्म होगा, तो कौन सा बचत उत्सव भाई। और बचत करके भी अगर हमको बैंक में डालना है, तो बैंक क्या इतनी ब्याज की दरें देगी, बैंक क्या आज को 12% ब्याज की दर पूरी साल कर सकती है? नहीं। हम जा रहे हैं धीरे धीरे नेगेटिव इंटरेस्ट रिजीम की तरफ, जो जापान में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जापान में बैंक में पैसा रखने का पैसा लगता है, तो ये बचत उत्सव के नाम पे आप कल को मान लीजिए बचत हुई, चलिए मान लिया मैंने 1%, 2%, 5%, 15% है, ऐसे पब्लिक है जिसकी बचत हुई, उसने पैसा डाला, कल को बचत उत्सव खत्म करके बोलेंगे कि अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में जा रहे हैं, तो आप क्या कर लो? हाँ, आप कर क्या लोगे? तो देखिए, मैकाउले का काम था एजुकेशन सिस्टम बनाना, उसने बनाया। अब वो सही है गलत है, क्या कर रहा है आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ, आपकी वैदिक कल्चर के साथ, वो आपका देखना है। वैसे यहीं पे वापस मैं यही बोलूंगा, पॉलिटिशियंस का काम है पब्लिक को मूर्ख बनाना। पब्लिक को मूर्ख बनना है नहीं बनना है वो पब्लिक के ऊपर। नीरा राडिया लॉबिस्ट थी, नीरा राडिया को जो करना था उसने किया। वो पत्रकार क्यों मूर्ख बने, उसमें नीरा राडिया गलत नहीं थी। नीरा राडिया का काम था कि वो लॉबिस्ट के तौर पे वो पत्रकारों को मूर्ख बनाए। पत्रकार मूर्ख बनना चाहता है तो पत्रकार मूर्ख बने। यहाँ पे यही कैविएट लगता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आपको कुछ सवाल करता है, कुछ भी कहता है, तो आपको सिर्फ एक ही सवाल करना है, क्या ये सही है? अपने आप को सब पैरामीटर्स देख के कि कौन सी बचत होगी, कितनी बचत होगी। यार अगर हम हमारी व्यवस्था में से कुछ तिथियां, कुछ दिन निकाल दे जहां पे मंदिर में फ्री भोज होते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको भूख मरा यहां पे दिखेगा। यार मोदी साहब कह रहे बचत उत्सव दिवाली में, टेम्पल इकोनॉमी जो है ना, पूरी की पूरी टेम्पल इकोनॉमी इंडिया से निकाल दीजिए एक बार, ये निकाल दी। चलिए कल से आपको यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए रास्ते पे लड़ते हुए नजर आएंगे। तो उसी को शायद उत्सव कहते होंगे मोदी साहब, पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है। नहीं, दूसरा ये भी समझना है मयूर, एक चीज और समझिए। आई थिंक ये कुछ वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसका ऑडियो मैं अभी तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो एक और महापुरुष है, गौरव वल्लभ साहब, जो पहले कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता हुआ करते थे, अर्थशास्त्री हैं।
प्रोफेसर हैं, पढ़ाते रहते हैं अर्थशास्त्र, वो आ गए हैं इस बचत उत्सव की वकालत में। तो मैं चाहता था कि मैं आपको सुना दूं, फिर उसके ऊपर आपकी टिप्पणी हो जाए। बाद में बात करते हैं, सुना दो। हाँ, तो मैं थोड़ा जो है इनका ये जो उत्सव का गुणगान उनको गाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, हमारा काम भी है कि हमको इसको सुनना पड़ेगा और उस पर बात करनी पड़ेगी। ये सुन लीजिए इसको आप। कल से शुरू होने वाले बचत उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल अर्थात 22 सितंबर से देश में जीएसटी की 2 ही दरें रह जाएगी। पहले 4 दरें हुआ करती थी, 5, 12, 18 और 28। अब सिर्फ 2 ही दरें हैं, 5% और 18%। जो 12% और 28% के जो माल सामान था जो इस दर पे था, उसमें से 91% सामान को या तो 5% पर ट्रांसफर कर दिया गया या 18% पर रखा गया। तो कुल मिलाकर इन नई दरों से इकोनॉमी में नया उपभोग बढ़ने वाला है। अगर हम बजट के दौरान 12 लाख रुपए तक की इनकम को आयकर से एग्जम्प्ट करना और कल के रेट रेशनलाइजेशन को जोड़ दें तो देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल आएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च के अनुसार इससे भारत का कंजम्पशन 5,31,000 करोड़ रुपए तक बढ़ेगा। तो इस बचत उत्सव में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में बताया, कि इस बचत उत्सव में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन तो बढ़ेगा, पर हम भारत के एमएसएमई से बनी हुई वस्तुओं का कंजम्पशन बढ़ाएं। ऐसी वस्तुओं का कंजम्पशन बढ़ाएं जो मेड इन इंडिया हो, जिससे कि सारा फायदा भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मिले, जिससे कि सारा फायदा भारत की लार्ज कंपनीज को मिले, जिससे कि जो हमारी जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो और सुदृढ़ हो और देश आत्मनिर्भरता की तरफ सुदृढ़ता से और आगे बढ़ पाए। ये आपने सुन लिया हिमांशु भाई? नहीं तो कहने का मतलब ये है कि जब 2.5 लाख करोड़ बचने वाला है, पब्लिक के हाथ में आने वाला है, जो जीएसटी का 22 लाख करोड़ का कलेक्शन है उसका 10% है, 10 से 10 पॉइंट समथिंग ले लीजिए आप, ठीक है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं, मतलब 11% ले लीजिए, चलिए। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो बचत कहाँ हुई? ₹2.5 आपकी जेब में आने वाला है, ₹5 आप खर्च करने वाला है, तो बचत कहाँ हुई? अब समझाओ आप कैसे बचत हुई। ये तो कह रहे हुई। ये गौरव जी को देख के मुझे वो जोक याद आ जाता है कि एक शेर की शादी में चूहे नाच रहे हैं। इनको क्या लेना देना, शेर की शादी है। बोले नहीं, शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते। गौरव वल्लभ पंत का ऐसा था, कांग्रेस में थे तब शेर थे, अब वो 12। वो संबित पात्रा को 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो पूछा था उन्होंने, तब वो भी शेर हुआ करते थे। तब शेर हुआ करते थे, अब वो 12 बन गए, तो नाच रहे हैं कि बोले नाचो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये सुप्रिया श्रीलेदर अर्थशास्त्र, ये भी सुन ले एक बार हम लोग। इसमें ये भी है कि वजह से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी। मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण ये हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी, मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गया, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था, वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़।
64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। लेकिन एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के गुण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? खैर, ये तो आप ही जानते हैं। आपने स्वदेशी की बात करी और उस पर मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे जीवन में चीजें जुड़ जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो विदेशी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोदी जी, जिस हवाई जहाज से आप उड़ते हैं, जो 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है आपका, वो बोइंग कंपनी अमेरिका की है। जिन गाड़ियों से चलते हैं, बीएमडब्ल्यू भी जर्मनी की है, मर्सिडीज भी जर्मनी की है। जो पेन आप यूज करते हैं ना मोबला का, वो भी जर्मनी का है। जो घड़ी आप पहनते हैं मोवाडो की, वो स्विट्जरलैंड की है। जो जूते आप पहनते हैं केनेथ कोल के, वो यूएस के हैं। जो चश्मा आप मैबैक का लगाते हैं, वो जर्मनी का है। और जो आप बुल्गारी का लगाते हैं, वो इटली का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, शायद आपको ना पता हो। ये सब विदेशी चीजें। स्वदेशी की बात करने से पहले इन सब चीजों को त्यागिए। खैर, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी। जीएसटी का नया रेट आ रहा है, विपक्ष इसमें भी सफल हुआ, राहुल गांधी की बात इसमें भी सच साबित हुई। लेकिन आज आपका चेहरा थोड़ा सा मायूस दिख रहा था, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे आप। मुझे लगता है जो देश भर में नारा गूंज रहा है और जो आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, वोट चोरी, उससे शायद उसकी भनक आपको लग रही हो, उसकी गूंज आपको सुनाई दे रही हो। तो चेहरा थोड़ा सा मायूस लग रहा था आपका। अब किसी का भी होगा, वोट चोर गद्दी छोड़, जब देश की जनता कहने लगे तो किसका चेहरा नहीं उतर जाएगा? खैर, जो भी है, अब जीएसटी कल से लागू होगा। आपने आज अपना चेहरा आके चमका लिया, यही आपका उद्देश्य था, आज वो आपने पूरा किया। अच्छा भाई, ये बताओ, इन्होंने जो कहा इसमें आपको कितना दम लग रहा है? ये विपक्ष में है, ये तो उनका काम है कि वो सवाल उठाएगी, लेकिन इस बात से आप कितना सहमत है जो जीएसटी पहले जो लगाया था और उसी को कोसते हुए नजर आए, और ये सब जो बातें सुप्रिया जी ने कही, आप इन सब? नहीं, सुप्रिया इज एक्स कलीग, वो ईटी नाउ में बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी है। बिल्कुल, आपके बिजनेस जर्नलिस्ट, हम तो समझते हैं इन सब चीजों को भाई साहब। देखिए, बिल्कुल, हमको जब कोई भी बुला के कुछ बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो हम खुले हम सवाल क्यों कर रहे हैं? हमको यही पूछना है कि क्या ये सही है। हम मूर्ख तो नहीं बना रहे हो, तो हमको तो पता है कहाँ पे कौन मूर्ख बना रहा है, किसको बना रहा है। आंकड़े जब बोलते हैं ना मयूर, तब भल भलों की चीजें सामने आ जाती है। अच्छे कि हाँ, बिल्कुल। आज हमने जो चर्चा की शिप बिल्डिंग के ऊपर, उसमें आंकड़े ही थे, समझ लो। बिल्कुल, हमको कोई भव्य भूतकाल इतिहास की बात ही नहीं करनी है। वो जो था वो था। डच का एक जमाने में इतिहास था, उन्होंने जहाज बनाए, पूरी दुनिया पे राज किया। ब्रिटिशर्स ने सस्ते जहाज बनाए, पूरी दुनिया पे धंधा किया। ठीक है, तो वो इतिहास था, इतिहास भूल जाइए। आज क्या है, आज बात कीजिए। टॉक टुडे इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, वो आप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। जीएसटी घटाने का दूसरा रीजन ये भी है कि आप, मतलब जो अमेरिका के साथ आप जो धंधा कर रहे थे, उसमें आप ट्रेड सरप्लस थे। वहां पे आपका डॉलर्स का जो एक जखीरा आता था, दूसरी जगह से आप एक्सपोर्ट करते हैं, और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स आते थे, उसका एक पूरा बट्टा लगने वाला है। तो उसकी वजह से भी आपको कंट्री में कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। आप, वही तो बात है ना मयूर, इकोनॉमिकली दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड ब्रूटली। और उसका क्लासिक एग्जांपल है कि आप जब आज तक को इंटरव्यू देते हैं, तब आप बोलते हैं कि 30 साल में बिना पैसे रहा, मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। कौन सा स्वामानी आदमी बिना पैसे के 30 साल जी सकेगा? मुझे समझाइए, चलिए। कौन सा स्वामानी आदमी? तो जिस आदमी ने 30 साल बिना पैसे जिंदगी निकाली है, और अब जिस तरीके का वो जिस लाइफस्टाइल में जी रहे, वो उनका चॉइस है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि वो विदेश के चश्मे वगैरह, तो मैं जैसे कहा, फिर से मैं वापस उसी पे आऊंगा, ये देसी चश्मे हैं। ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं करूँ, मैं अफोर्ड कर पाऊँ तो भी मना करूँ, क्योंकि ये जब मैं खरीदता हूँ किसी रास्ते में, वो जो लगा रहता है ना, पता है ना आपको, मैं हाईवे पे ज्यादा बाइक पे जाता हूँ, तो हाईवे जरूर पड़ जाए चश्मे की, तो ले लिया 100 रुपये का। बात आंखी तो ढकनी है ना, और क्या करना है भाई। तो मैं, अगर पैसा आए तो भी मैं विदेशी ऐसी चीजें इतनी कॉस्ट वाली ना पहन, कहने की बात मेरी इतनी है। सो द पॉइंट इज कि
जो 64% लोगों ने जीएसटी भरा, कई डिबेट्स पे डॉक्टर जयनारायण व्यास के उनके डिबेट्स पे मैंने ये कहा है, हमारा एक डिबेट हुआ था उसमें भी मैंने कहा है कि आप एक ऐसी व्यवस्था लाइए कि जितना भी जीएसटी किसी गरीब आदमी ने भरा है जो वापस ले नहीं पा रहा है, उद्योगपति तो वापस ले लेते हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं मेरे ख्याल से। मैं मोदी साहब की एक छोटी सी मुझे उस पर इस सब मामले में आपकी राय चाहिए भाई। अब ये भी जो है इन्होंने कहा है, अभी हाल ही में कहा है ना, तो जरा इसको भी आप सुन ले हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत जो है अपना ही जो थूका है उस पर और उल्टी करने जैसा हो रहा है, या तो चाट अब जैसे समझो, मतलब कि खुद ही के शब्द वापस खींच रहे हैं करते हुए आपको नजर आएंगे, और यहाँ तो ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे, मानते हुए भी आप अगर आप समझे ठीक से इसको, तो इस वक्तव्य में, इस क्लिप में वो इस चीज को मानते हुए नजर आते हैं कि इस देश में एमएसएमई का, लघु और मध्यम उद्योग का भट्टा ऑलरेडी बैठ चुका है, उसको फिर से करने की बात है, ये मानते हुए इसमें नजर आते हैं। मैं ये सुना देता हूँ। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमई थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। अब ये बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, और आप यकीन मानिए 18वीं सदी में, मतलब 1700 की साल में पूरा जो वो मिलेनियम रहा, हम उस समय तक जो है दुनिया में 22 से 25% तक के जीडीपी हमारा खुद का शेयर होता था, मतलब उस तरह का होता था। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो आप जो यहाँ 11 साल से हमको झुंझुना दिखा रहे हैं, आपने इसको क्यों गौरव अब तक उसका वापस पुनः स्थापित नहीं किया, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। जी हिमांशु भाई। तो पहले बात है कि जो 64% जीएसटी क्यों गरीब भर रहा है, क्योंकि वो टैक्स रिक्लेम नहीं कर पा रहे, उद्योग कर पाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके वो टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने कुछ, आप आज मान लीजिए आपका मीडिया कंपनी, आपने कुछ जीएसटी भरा है, आप अगर एयर टिकट से ट्रैवल करते वो जीएसटी कोड लेके आप उसमें से टैक्स क्रेडिट लेके वो आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जब कोई मजदूर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है अपने बेटे के लिए जो रो रहा है साइट पे, तो वो वापस जीएसटी क्लेम नहीं कर पा रहा है। तो हमने यही कहा था, बहुत सारे डिबेट्स में हमने ये कहा, अगर सही में सरकार को बचत उत्सव करवाना है तो वापस आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर ऑन यूपीआई प्लग हो चुका है सभी के, गूगल पे है, ये है, वो है, अमेजोन पे है, जियो पे, सब पे कहीं ना कहीं कुछ है। आप उनका जो जीएसटी, उनको बोलिए कंपलसरी आप वो जीपे से ही जो भी आप खरीदे वो खरीदे, कैश से ना खरीदे। तो आपके पास एक लेजर होगा कि इस बंदे ने इस मोबाइल नंबर से कितना जीएसटी भरा है, उसका एक कॉलम सेपरेट आएगा कि उसने पूरे साल का मान लीजिए 36,000 रुपए का कंजम्पशन किया और 6,000 रुपया जीएसटी भरा है, तो उसने इनडायरेक्टली मयूर 20% टैक्स दिया है। तो आप उसको 3,000 वापस दे दीजिए। और कैसे दीजिए कि उसके वॉलेट में वो 3,000 फाइनेंशियल ईयर के एंड पे है, क्योंकि वो आईटीआर रिटर्न नहीं करेगा, 2 लाख के नीचे है जो भी है वो आईटीआर फाइल नहीं करेगा अपना रिफंड क्लेम करने के लिए। तो उसको आप, उसने अगर 36,000 भरा है, 36,000 का कंजम्पशन किया है, 6,000 जीएसटी भरा है, 3,000 वापस दे दीजिए। उसको बोलिए वो बस के टिकट में, ट्रेन के टिकट में, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, या जहां पे भी गवर्नमेंट जो भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह उसमें भरने में इसका इस्तेमाल करें, तो वही पैसा वापस गवर्नमेंट में आएगा। आज गोधरा के मजदूर है, वो जब ऐसे जीपे से ये सब करेंगे और वापस जब घर जा रहे हैं दिवाली में, तो उनको तो टिकट फ्री हो जाएगी ना भाई साहब। कहने का मतलब ये, और आपको तो वापस वही रेवेन्यू आपके जीएसआरटीसी में आ रही है। तो कई बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोल रहा हूं, वो बचत उत्सव होगा अगर आप वापस उन लोगों को वापस पैसा करते। तो ये बचत उत्सव नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। ये तो आपको कंजम्पशन बढ़ाना है, क्योंकि आपका अमेरिका का जो सरप्लस ट्रेड था वो टूटा हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको रिवाइव करना है, क्योंकि उद्योगपतियों को लोन देनी है आपको धंधा करने के लिए। उद्योगपति आज भिखारियों की तरह किसानों की जमीनों के ऊपर कब्जा बना रहे हैं, गुंडों की तरह जाके कब्जा बना रहे हैं।
तो वो भी अपना वो कोलेट्रल बढ़ा रहे हैं जमीनों का कि ये ले लीजिए दस्तावेज और हमको पैसा दीजिए। अब ये जमीनें जब आएगी और पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो पैसा बढ़ाने के लिए गौरव जी ने जो कहा कि 2.5 लाख करोड़ आपकी जेब में होगा, 5 लाख करोड़ आपका जा रहा है, तो कौन सा वो बचत उत्सव है? और दूसरी बात जो आपने कही कि एमएसएमई टूटा हुआ था, एक गुजराती के मुंह में ये शब्द इसलिए शोभा नहीं देते हैं कि 1960 में जब गुजरात एक मुंबई महाराज्य से अलग राज्य हुआ, इंडस्ट्रियल इंडेक्स पे गुजरात 90 क्रम पे था। कोई बड़े उद्योग नहीं थे। ओएनजीसी और आईपीसीएल, जो आईपीसीएल आज चला गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, सेंट्रल के वो बड़े उद्योग थे। बाकी हमने जो देखा टाटा केमिकल्स में, जो मीठापुर में टाटा केमिकल्स वगैरह था, एसीसी के कुछ प्लांट है, सेवालिया, पोरबंदर, द्वारका, वो तो बंद हो चुके, बिक चुके। 88 में वेट सीमेंट का प्रोसेस था, ड्राई सीमेंट का टेक्नोलॉजी है, तो वो खत्म हो चुके। बाकी थोड़ा बहुत पोर्ट्स वगैरह से आता था। तो हमारे पास इतने बड़े उद्योग नहीं थे। हमारी इंडस्ट्रियल रैंकिंग में 1990 में, 1960 से 1990, 30 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल रैंकिंग में नंबर आया दूसरा। और वो आया हमारे ये जो एमएसएमई वाले थे, जामनगर का ब्रासपाट उद्योग था, अलंग का जो उद्योग था, हीरा उद्योग था, जो पानी की वजह से सौराष्ट्र, पानी की किल्लत की वजह से सौराष्ट्र से लोग चले गए सूरत हीरा घिसने के लिए। एम्ब्रॉयडरी का उद्योग था वहां पे, बगसरा का इमिटेशन ज्वेलरी का उद्योग था, राजकोट का डीजल इंजन का उद्योग था, मोरबी का सिरामिक का, तब सिरामिक नहीं था, तब मोजेक टाइल्स और रूफिंग टाइल्स रूफिंग टाइल्स, सिरामिक बाद में आया। वो जो पूरा का पूरा मोरबी डुआ वाकानेर का ट्राइंगल है, जहां से आप आते हो वाकानेर से, वहां ये जो धंधा होता था, उससे पैसा आता था, उससे गुजरात की प्रगति हुई। आपका कोऑपरेटिव सेक्टर था, कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर, अमूल वगैरह। आज जामनगर ब्रासपाट की क्या हालत है, राजकोट के डीजल इंजन और मशीन टूल्स की क्या हालत है, अगर बगसरा की इमिटेशन ज्वेलरी की बात करूं तो क्या हालात है, एम्ब्रॉयडरी बिजनेस की सूरत की बात करूं तो क्या हालात है, टेक्सटाइल बिजनेस की बात करूं तो क्या हालात है, हीरा उद्योग की क्या हालात है। तो एमएसएमई खत्म कर दिया है आप पिछले 10-15 साल में। अब आप उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हो, कैसे होगा? रातों रात नहीं होने वाला है। आपने उसके ऊपर, मुझे लगता था आप कृषि में कुछ करेंगे, जिस तरीके से आपने गुजरात के विधानसभा के फ्लोर पे जो बात की थी कि कृषि में केंद्र जो है वो 2.2% की ग्रोथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हमने 4.4 की ले लिया। अब जाके हमने देखा 4.4 कैसे हो गया, देखा तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस बढ़े हुए। चलो ठीक है, फिर भी आप, मुझे लगता है कृषि के बारे में बात करें, क्योंकि आप एक छोटे गांव से आ रहे हैं जहां पे वाटर स्केर्स रीजन था वो वडनगर, तो आप वहां से आ रहे हो, तो मुझे लगा चलिए आप नॉर्थ गुजरात से वाटर स्केर्सिटी वाले जगह से आ रहे हैं, तो आप कृषि के ऊपर फोकस करें। नहीं किया, किसान आंदोलन हुए, किसानों के लॉ और रिफॉर्म आपको वापस रिपेल करने पड़े। तो आप हर बार ये चीज करते जाएंगे। और एक बात क्लियर है, जिस तरीके से राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, उसको अब मैं हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो चीजें वो बाहर ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन घिसती हुई दिख रही है। हालांकि मुझे पता नहीं पॉलिटिकली आगे क्या होगा, कौन किस खेमे से क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन बिल्कुल एक प्रेशर बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक जिस तरीके से नाराजगी आ रही है सामने, ऑफलेट इवन लोग नहीं बोलते हैं, बट पार्टी के अंदर भी क्राइसिस है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल मयूर मैं आपको दूं, क्लासिक एग्जाम्पल विजय रूपानी के, स्वर्गीय विजय रूपानी के अंतिम यात्रा की खर्चे की बात आई, उसमें जो चीजें आई कि कुछ परिवार को देना पड़ा, पक्ष ने नहीं दिया। ये तो सीआर पाटिल जब वहां पे आए तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई इसका क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेले में मिलिए, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगा। अब मैच्योर आंसर ये था, अगर आप देखने जाए, कि भाई तब हालात ऐसे थे कि परिवार के साथ हम बैठ के ये बात नहीं कर पाए कि कौन सा खर्चा कौन करेगा, पक्ष करेगा, परिवार करेगा। तो मैं आया हूं, मैं अंजलि भाभी से मिल लूंगा, बातचीत कर लेंगे, सुलह कर लेंगे। मैं राजू भाई को बोल दूंगा एक प्रेस रिलीज इश्यू कर दे बाद में कि भाई क्या है, क्या पार्टी का मामला है, पार्टी के बड़े नेता थे, ये कोई मतलब इतना कोई पैसे का मामला नहीं है इसमें, जिसका भी है देख लेंगे। ये मैच्योर आंसर था। लेकिन उन्होंने क्या आंसर दिया कि हम इसका जवाब देंगे। मतलब पार्टी के अंदर भी एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो चुकी है। कब की बिल्कुल कोई बात करता नहीं है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन है कि पार्टी के अंदर एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो चुकी है, उसके बारे में कोई लिख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो ये इंडिकेशन था। मयूर, अगर मतलब आप एक पॉलिटिकल रिपोर्टर है, आपको पता है
आप भास्कर में अगर होते ऐसे माहौल में और अगर ये आता तो आपकी हेडलाइन क्या होती? आपकी हेडलाइन बिल्कुल यही होती ना कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी ની અંદર भड़को, यही आपकी हेडलाइन होती। लेकिन ये हेडलाइन हमको कहीं देखने को नहीं मिली। तो क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ अभी आप कैसे मैनेज करोगे, ये सबसे बड़ी क्राइसिस। पार्टी के अंदर संघ का जिस तरीके से जो भी चल रहा है, संघ में जिस तरीके से बातें आ रही है, चंडेवाला एक्सटेंशन दिल्ली में पूरा का पूरा चला गया, तो सब चीजें जो सुप्रिया ने कहा वो सही बात है। वो चेहरा कल उतरा हुआ था, आप आपके जीएसटी को कोस रहे थे। और पी चिदम्बरम ने क्लियरली कहा है कि जब आपका जीएसटी इतना नहीं था तो आपने टूथपेस्ट से लेके जो जीवन जरूरियात की चीजें इसके ऊपर क्यों इतना आपने पैसा लिया, रिफंड दीजिए, चलिए। हम भी यही कह रहे हैं, गरीब आदमी जो 64% वर्ग जो ये जीएसटी भरता है उसको एक तरीके से रिफंड दे दीजिए, तो वो वही पैसा गवर्नमेंट यूटिलिटीज में वापस आएगा, आपके पास पैसा घूमता हुआ नजर आएगा, तब वो बचत उत्सव होगा। सही बात है, ये बात सही है। मेरे ख्याल से हम इस मुद्दे को आज यही समाप्त करें। और एक चीज, कल की लैंग्वेज जो उसने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा, कल की लैंग्वेज मुझे गांधी जी वाली लैंग्वेज। अल्टीमेटली आपको गांधी की विचारधारा पे आना है। वो जो बोलते थे ना 56 इंच का सीना घर में घुस के मारेंगे, वो आप नहीं बोल पा रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से हमारे सामने खड़ा है हम घर में घुस के मारेंगे। क्यों ये दबाव बढ़ने की और ये सब, ये आपकी लैंग्वेज बता रही है कि आप उस गांधीयन विचारधारा की, स्वदेशी की बात गांधी जी सालों पहले कर गए, तो ये आप वही कर रहे हैं। तो आप उसी स्वच्छ भारत अभियान के आपने आने से सीधे आने पे बात कर दी, किसको फायदा हुआ? प्लास्टिक के सबसे बड़े उद्योगपति को। नीली बाल्टिया, पीली बाल्टिया, लाल बाल्टिया, ब्लू बाल्टिया, इतने प्लास्टिक के वो जो झाड़ू वगैरह जो भी था वो प्लास्टिक का ही कचरा होता था। वो जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती थी ना, उसमें प्लास्टिक का कचरा डाल के वो एक बिजनेस मॉडल बन गया था। प्लास्टिक के झाड़ू, प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक का कचरा बेचते थे लोग ऐसे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये हो गया। और अब आप बोल रहे हैं, आपकी लैंग्वेज देखिए तो दिख रहा है सुप्रिया ने जो कहा वो सही है कि ये बॉडी लैंग्वेज वो एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। वो मतलब ये ऐसा है ना, ये सुनजू की जो आर्ट ऑफ वॉर है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जब आप मजबूत हो तो अपने आप को कमजोर दिखाए। तो शायद मजबूत भी हो सकते हैं और कमजोर दिखा रहे हैं, हमको पता नहीं है कौन सा ऑप्टिक्स ये बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये कल दिख रहा है वो सुप्रिया का जो आकलन है वो उस दिशा में सही। ये बात सच है, वो आकलन सही है। दोस्तों ये आपको बताना था हमको, हमने कहा डिकोड करने की कोशिश की कि ये अगर बचत उत्सव है तो ये काहे का और कैसा बचत उत्सव है। और आप ही जो है वो मैसिंग अप विथ इंडियन इकोनॉमी है ना, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉइंग दी एमएसएमई सेक्टर। अब आप आके जो है नई स्वदेशी की माला जपना शुरू कर रहे हैं, तो ये किसी भी सूरत में हमारे हलक से नीचे तो उतर नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि देश भी ऐसे ही इसको देख रहा है, क्योंकि जैसे हिमांशु ने कहा कि जेब में तो पैसे होने चाहिए, बचत तो तब होगी जब जेब में कुछ हो। जेब में कुछ होना बहुत जरूरी है। तो यही आज का मुद्दा था, हमने बता दिया। बातचीत कैसी लगी आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो फिर इसको लाइक करें आप, इसकी लिंक जो है उसको आप शेयर करें। और हमारा जो चैनल है इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लें और अपने आसपास के लोगों से करवा दें। नवरात्रि के प्रथम दिन पर आज ये पर्व शुरू हो रहा है। हम एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और माता जी से, शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस देश का कुछ भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।